बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मजगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमार, तोड़पा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भावनाथपुर। ये 43 सीटें जहां पहले चरण यानी कि 13 नवंबर को मतदान होगा और इसके लिए अब चुनावी शोर थम गया है। अब तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और अपने लिए वोट अपील करेंगे। 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के लिए चुनाव होना है और इसके लिए चुनाव आयोग ने भी व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम, बूथों के लिए तमाम इंतजाम हो गए हैं। ट्रेनिंग दे दी गई है जो बूथ में रहेंगे मतदान कर्मी उनके लिए, और अब रवानगी का सिलसिला भी कल से शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में 334 निर्दलीय उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा झारखंड का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है। पहले चरण में 6 मंत्री हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है और इस बार 2 खेमों के साथ एक तीसरा विकल्प भी लोगों के पास है। तो अब जनता किसे चुनती है ये तो 23 नवंबर को ही सामने आ पाएगा। लेकिन 43 विधानसभा सीटों पर जमकर प्रचार हुआ है और सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने तमाम स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतार दिया था, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी चुने हुए थे। कई केंद्रीय मंत्री लगातार यहां दौरे पर रहे। उनमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही असम के मुख्यमंत्री जो यहाँ के चुनाव से प्रभारी भी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार वो झारखंड में ही कैंप करते रहे। ये बीजेपी के लिए, यूं कहें एनडीए के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है इस बार यहाँ झारखंड को फतह करना, और इसके लिए दोनों खेमों ने पूरी ताकत लगाई है। और इस बीच एक यूथ आइकन के रूप में उभरे जयराम महतो की पार्टी भी चुनावी दंगल में है और यहाँ वो अपना चुनावी किस्मत आजमाएंगे। कई सीटों पर उनके कैंडिडेट, जेएलकेएम के कैंडिडेट कड़ी टक्कर दे सकते हैं प्रत्याशियों को, और इधर जो दोनों खेमे हैं उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस चुनावी रण में। पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं और 43 विधानसभा सीटों पर बूथों के लिए तमाम इंतजाम, सुरक्षा के तमाम इंतजाम और पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग ने भी इस बार कोशिश की है कि मतदान हो और उसके लिए ट्रेनिंग दी गई। कई दिनों पहले से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, वो नुक्कड़ नाटक के जरिए हो, प्रचार के माध्यम से हो या अनाउंसमेंट के माध्यम से हो, और उससे पहले भी तमाम लिस्ट, जो वोटर लिस्ट है वो भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया ताकि जिनका भी नाम छूटा हो वो क्लेम कर सकें और अपना नाम जुड़वा सकें। जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं पहुंच सकते हैं बूथों तक, उनके लिए भी होम वोटिंग की व्यवस्था की गई है। वहां भी मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं, घरों घरों तक पहुंचकर वो मतदाताओं को, जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, जो बूथों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है होम वोटिंग की, और वहां मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं और उनके वोट ले रहे हैं। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं कि अपने कर्तव्य, अपने अधिकार का लोग पालन करें और अपने लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। अब वक्त आ गया है, जितना प्रचार करना था, लोगों को जितने वायदे करने थे, जितने भरोसा दिलाना था मतदाताओं को, वो दिला चुके हैं और अब सीधे झारखंड का रन यानी कि मतदाताओं के हाथ में अब ये है कि वो किसे अपना उम्मीदवार चुनते हैं। बेहद महत्वपूर्ण इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव और 43 सीटों पर, जिसमें संथाल और कोयलांचल की ज़्यादातर सीटों को छोड़ दें तो लगभग सभी प्रमंडल के चुनाव पहले चरण में हो जा रहे हैं और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा है। हम एक एक कर तमाम अपने सहयोगियों से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस बार का रण, इस बार का चुनाव प्रचार कितना अलग रहा पिछली बार की तुलना में और क्या खास रहा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, अब चुनावी शोर थम गया है, चुनावी भोपू थम गया है, सबने बहुत वायदे किए, बहुत इस बार सेल भी लगे, ऑफर्स भी बहुत सारे आए हैं। अब जनता के हाथ में कमान है, जनता के हाथ में वो पावर है कि वो किसे चुनती है। कितना अलग लगा इस बार का चुनाव प्रचार?
देखिए, चुनाव प्रचार जो इस बार का हुआ है उसमें अगर आप बीजेपी की तरफ से देखिए तो एक जो कॉरपोरेट बॉम्बिंग कहते हैं वो उस तरह की चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिली। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सभी आए और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, आज मिथुन चक्रवर्ती भी आ गए। तो जितने भी बड़े नेता हैं, दिनेश लाल निरहुआ आए, मनोज तिवारी आए, मोहनलाल यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई सभाएं की और अभी भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए। तो जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के वो सभी यहाँ पर पहुंचे और शिवराज चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा तो जो है वो लगातार कैंपेन की बागडोर संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया गठबंधन में चुनाव प्रचार की बात कीजिए तो ये मुख्य रूप से कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ही टिका हुआ दिखा। हालांकि यहाँ पर राहुल गांधी की भी सभा हुई, यहाँ पर सचिन पायलट भी आए, सुप्रिया श्रीनेत भी आई, लेकिन जिस तरह से और जितने स्टार प्रचारक बीजेपी ने मैदान में उतारे उसकी तुलना में इंडिया गठबंधन से जो है वो आपको कम स्टार प्रचारक हमें देखने को मिले। अगर हम 43 सीटों की बात करें आसिया जी, तो जो 43 सीटों जिन पर की पहले फेज में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे उनमें एससी रिजर्व सीट 6 है और एसटी रिजर्व सीट 20 है। मतलब कि 26 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं, 6 एससी के लिए और 20 एसटी के लिए और 17 सामान्य सीटें हैं। और ये जो पहले फेज का चुनाव होगा जो 43 विधानसभा पर, वहां पर कुल 683 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 87 होंगे, 87। झारखंड की मान्यता प्राप्त पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो 32 और दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल 42 है, मतलब कि 42। गैर मान्यता प्राप्त निबंधित दल से 188 प्रत्याशी मैदान में हैं। पुरुष मान्यता प्राप्त 609 हैं, महिला प्रत्याशी जो हैं वो 73 हैं, जिसमें कि 34 निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। थर्ड जेंडर की भी एक प्रत्याशी हैं और वो प्रत्याशी हटिया में हैं, नगमा रानी, वो भी चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय 334 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब अगर 2019 में इन 43 सीटों की हम बात करें कि उस समय इन 43 सीटों में कितनी सीटें जेएमएम ने जीती थी, कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी, कितनी सीटें आरजेडी ने जीती थी और कितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो आपको बता दें कि 2019 में इन 43 सीटों में जेएमएम ने सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसने कि 13 सीटें जीती थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस जिसने कि 8 सीटें जीती थी। निर्दलीय 2 जीतने में सफल रहे थे, अमित यादव बरकट्टा से और सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से। आरजेडी ने चतरा की सीट जीती थी, जेवीएमपी ने मांडर की सीट जीती थी, बंधु तिर्की वहां से जीते थे और एनसीपी के एक कमलेश सिंह हुसैनाबाद से जीते थे। तो ये 2019 की स्थिति थी। लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है तो इन 43 सीटों में किसको बढ़त मिली, कितनी सीटों पर मिली, अगर आप ये जानना चाहें तो आपको बता दूं कि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में इन 43 सीटों में से 26 पर जो है वो लीड हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटों पर लीड हासिल की है और जेएमएम ने 5 सीटों पर लीड हासिल की है। अगर एससी आरक्षित सीटों की हम बात करें तो वो चतरा, सिमरिया, जुगसलाई, कांके, लातेहार और छतरपुर, ये 6 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें हैं। 20 सीटें जो है वो आपको एसटी रिजर्व सीटें हैं, जिसमें घाटशिला, पुटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तोड़पा, तमाड़, खूंटी, मांडर, लोहरदगा, विशुनपुर, गुमला, सिसई, सिमडेगा, कोलेबिरा और मनिका। तो ये 20 सीटें एसटी आरक्षित हैं। अगर पहले राउंड में हम कुछ प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो एक पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इस फेज में अपनी किस्मत आजमाएंगे सरायकेला से। इसके अलावा
मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ और बैद्यनाथ राम भी जो है उनकी भी जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में आपको बंद होगी, ईवीएम में कैद होगी 13 नवंबर को। इसके अलावा अदर प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स की हम बात करें तो सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र चंद्रवंशी और कमलेश सिंह की बात आप कर सकते हैं। केएन त्रिपाठी भी हैं, राजा पीटर भी चुनावी मैदान में हैं। और अगर आप रिश्तेदारों की बात करें तो रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से, सत्यानंद भोक्ता जो कि मंत्री हैं अभी भी झारखंड सरकार में, उनकी बहू रश्मि प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये पहले ये पहले चरण का जो सीटों का हाल है वो आपके सामने है कि कहाँ कैसा मुकाबला है और कौन जीता रहा है और किसके खाते में यहाँ पहले सीट गई है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है वो जनता को तय करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मदन जुड़े हुए हैं और मनीष राज भी जुड़े हुए हैं। मदन, पहले चरण का चुनावी शोर थम गया है और सभी ने खूब जोर लगाया, खूब प्रचार हुआ, हर तरीके से प्रचार किया गया, जनता तक पहुंचने की कोशिश की गई। इस बार सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार हुआ है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है। अब ये जो पहला चरण का मुकाबला है कितना दिलचस्प बना हुआ है, इस बार के चुनाव प्रचार में क्या अलग दिखा? लगातार आप लोग फील्ड में कवरेज करते रहे, क्या अलग रहा इस बार का चुनाव प्रचार? बिल्कुल, देखिए अब चुनाव प्रचार का तरीका जो है वो काफी बदलता हुआ नजर आता है। जब आप पहले के चुनाव के प्रचार को देखें तो उस वक्त पोस्टर, होर्डिंग और जो ये माइक, लाउड स्पीकर की आवाज जो है वो लगभग 1 महीने पहले से आपके कानों तक गूंजने शुरू हो जाते। लेकिन अब जो है डिजिटल स्तर पर प्रचार जो है वो ज्यादा हो रहा है। जमीनी स्तर पर जो है अगर आप कहें तो वो कम समय के लिए दिखता है। महज 1 सप्ताह का वक्त होगा जब लाउड स्पीकर की आवाजें जो है वो कानों तक पहुंचने शुरू हुए, होर्डिंग पोस्टर जो है वो लगने शुरू हुए। तो ऐसे में अब प्रचार का दौर जो है वो तरीका जो है वो बदलता हुआ नजर आता है। जनसभाएं जरूर हुई है ज्यादा, छोटे अब ज्यादा करना चाहते हैं प्रत्याशी। बड़ी सभाएं जो है वो गिन चुन कर ही किए जाते हैं, जिसमें कि बड़े नेता जो है, अगर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, उनका अगर दौरा होता है तभी जाकर के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन वैसे एक जो जनसंपर्क का तरीका है वो बदला है। प्रत्याशी दिन में 20 से 30 जगहों पर छोटी छोटी सभाएं गांव-गांव पहुंचकर 2-4 को इकट्ठा कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का एक तरीका बदला। तो ऐसे में ये जरूर है कि जनसंपर्क के तरीके बदले, प्रचार के तरीके बदले और अब जो आज प्रचार का शोर थम चुका है, तो ऐसे में ये जरूर है कि झारखंड में अब तक अगर आप देखें तो एक बार ही सिर्फ 3 चरण में चुनाव कराए गए, बाकी चुनाव जो है वो 5 चरणों में कराए जाते रहे हैं। तो अब सिर्फ इस बार जो है 2 चरण में पहली बार हो रहे हैं, तो वक्त भी कम मिला है प्रत्याशियों को। चुनाव की तारीख की घोषणा जो है वो समय से पहले हुई, तो ऐसे में तैयारी जो बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि हमें इंतजार था कि समय से चुनाव होगा और समय से पहले जो चुनाव हुए, तो ऐसे में हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि अब जो उम्मीदवार होते हैं या फिर जो विधायक होते हैं वो लगातार अपनी तैयारियां पहले से शुरू रखते हैं। लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद का समय जो काउंट करें तो उसमें जरूर ये कह रहे हैं लोग कि कम वक्त मिला है, अधिक लोगों तक पहुंचने में जरूर समस्याएं हुई है। तो अब जब शोर थम चुका है तो सब चुकी है और जो कहते हैं कि जो 48 घंटे का वक्त होता है वो एक कयामत की रात के दौर से भी गुजरता है, तो वो वक्त जो है अब शुरू हो चुका है। अब मतदाताओं की तैयारी कितनी है, कितनी सुबह से लोग मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। हालांकि मौसम काफी अच्छा है। लोकसभा चुनाव के दौरान गर्मी में लोगों को बूथों पर काफी गर्मी में पहुंचना पड़ता था और फिर लंबी कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन अब जो नवंबर का समय है वो मौसम काफी सुहाना है। घर से लोग कब तक निकलते हैं बूथों पर, लोगों की भीड़ कितनी दिखती है,
उत्साह कितना है मतदाताओं में, ये 13 नवंबर का दिन जो है वो पहले चरण में पता चलेगा। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव की तारीख जो है अलग अलग है। लगभग 43 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, तो जो संथाल का मेन इलाका है उसमें दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। तो उधर किस तरह के रुझान आते हैं, मतदाताओं में कितनी जागरूकता है, मतदान केंद्रों पर क्या भीड़ दिखती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए इतना मदन जरूर जुड़े है- रहे हमारे साथ, मनीष राज भी जुड़े हुए हैं। मनीष, अब पहले चरण का शोर थम गया है, खूब प्रचार हुआ है। इस बार के प्रचार में आपको क्या अलग लगा है? अब जो ये 43 सीटें हैं, यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ दिख रहा है? निश्चित तौर पे आसिया, जैसा कि आपने कहा कि चूंकि दिलचस्प होता जा रहा है कई मायनों में। देखिए, चूंकि प्रथम चरण में जैसा कि हमारे सहयोगी रंजन जी ने बताया इस बात को कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका साख दाव पर लगा हुआ है इस बार। चंपई सोरेन भी हैं, कई मंत्री हैं, और अगर हम कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने जिन पर तीसरी बार भरोसा जताया उसमें डॉक्टर नीरा यादव भी हैं, तो निश्चित तौर पर। और दूसरी ओर आरजेडी की ओर से सुभाष यादव हैं, और आप सभी जानते हैं कि कल से यहाँ पर लालू यादव कल आए हुए थे और काफी देर तक रहे, आज उनका यहाँ से जाना हुआ है। तो ऐसे में बड़ा ये भी महत्वपूर्ण था। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रथम चरण भी कई ऐसे सीट है जहाँ पे काफी हॉट है। और चूंकि आप देखेंगे कि 683 प्रत्याशी मैदान में इसमें है, जिसमें से 334 सिर्फ निर्दलीय हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि निर्दलीय इतने भारी संख्या जब निर्दलीय आ गए हैं मैदान में, तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है। और जैसा कि आपने चुनाव प्रचार की बात की, तो हम लोग सभी जगह जा रहे हैं तो ऐसे तो राष्ट्रीय पार्टियों के झंडे दिखते ही हैं, साथ ही साथ इंडी गठबंधन का तो झंडा दिखता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो कि निर्दलीयों का झंडा और उनका काफिला, उनके जो प्रत्याशी हैं, गाड़ी बड़े वाहनों पे आगे पीछे कई 4 पहिया 2 पहिया लोग चल रहे हैं, प्रत्याशी गाड़ी पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे निर्दलीयों हर जगह उनका प्रचार देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो, और हम लोग पब्लिक से भी बात की, जनता से भी हमारी बातचीत हुई कई जगह, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय आए हैं तो निश्चित तौर पे इनकी जो भूमिका होगी बड़ा अहम होगा। ऐसे में प्रथम चरण का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होगा। आसिया, चूंकि अब समय खत्म हो गया, चुनाव थम गया है, अब जैसा कि नियम है उसके अनुसार अब सिर्फ वो डोर टू डोर करेंगे, बस मिलेंगे, जनसंपर्क कर सकते हैं। तो अब कुछ यही नज़ारा रहेगा आज से लेकर के। अब चूंकि प्रथम चरण में कई ऐसे सीट ऐसे भी हैं जहाँ पे चुनाव शाम 4 बजे तक ही होगा, ऐसे में अलग उसके लिए समय होगा, लेकिन बाकी जगहों पर सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक। तो आसिया, प्रथम चरण के दौरान एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव का जो शोर है वो थम चुका है, अब वो आप नहीं सुन सकते हैं। जहाँ पे हम लोग हैं इस समय, आप कह सकते हैं कि जमुआ से कोडरमा जो हाईवे है, हम लोग वहीं खड़े हैं। तो अभी तक जहाँ रास्ता हम लोग हैं तो सभी जगह अब लगभग कहीं शोर अब नहीं दिख रहा है, लेकिन झंडे दिखे जो अलग अलग। मैंने इसलिए कहा कि निर्दलीय की जो संख्या है प्रथम चरण में वो काफी ज्यादा संख्या है और काफी उनकी अहम भूमिका होगी, तो इसलिए चुनाव दिलचस्प है। आसिया, चलिए मनीष, तो इस बार का चुनाव प्रचार अलग दिखा, निर्दलियों ने भी खूब जोर लगाया है। तो क्या रंजन जी लगता है कि इस बार कई सीटों पर निर्दलियों का दबदबा रहेगा, जिस तरह से जोर वो लगाते रहे? कितना दिलचस्प मुकाबला, किन किन सीटों को हॉट सीट हम मान सकते हैं पहले चरण में? देखिए, अगर हम निर्दलियों की बात करें तो पिछली बार भी जो है आपने देखा होगा कि जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले फेज की हम बात कर रहे हैं तो बरकट्टा और जमशेदपुर पूर्वी से जीत कर आए थे अमित यादव और सरयू राय। तो इस बार भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। उसी में से एक सीट पांकी की सीट है, वहां पर जो बिट्टू सिंह हैं वो निर्दलीय हैं और पूरा दमखम लगाकर जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप इस बार बात करें, जो हॉट सीटों की बात करें, तो यूं तो सारी सीटें मुझे अभी हॉट दिख रही हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो एक कोडरमा की सीट है जो मुझे काफ़ी हॉट सीट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नीरा यादव के सामने सुभाष यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और ये सीट इसलिए भी हॉट हो गई क्योंकि इस सीट पर प्रचार के लिए खुद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पहुंचे रविवार को, और उन्होंने सुभाष यादव के लिए वोट मांगे और अपने अंदाज में जो है वो बातें भी कहीं। तो एक माहौल जो है आपको कोडरमा में बनता हुआ दिखेगा। तो ये सीट अब काफ़ी हॉट सीट हो गई है। पिछली बार भी यहाँ से जो नीरा यादव जीती थी वो काफ़ी कम वोटों से जीती थी, 1700 के आसपास जो थी वो मार्जिन थी। तो कोडरमा की सीट एक हॉट सीट है। आप आगे बढ़ें तो बरका गांव की सीट जो है वो काफ़ी
हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर अंबा प्रसाद जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, सामने रोशन लाल चौधरी हैं और इसके अलावा JLKM के प्रत्याशी भी यहाँ पर तीसरा कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो चुनाव है वो बहुत रोचक और रोमांचक बन गया है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की भी सभा हुई, बाद में कल्पना सोरेन भी पहुंची अंबा प्रसाद के लिए वोट मांगने, और बड़े ही तल्ख तेवर में अंबा प्रसाद ने भी जो है रोशन लाल चौधरी को घेरने का प्रयास किया है। तो एक रोचक चुनाव आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे बरही में भी एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। वहाँ पर मनोज यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उमाशंकर अकेला जो है जब हाथ ने साथ नहीं दिया तो साइकिल पर सवार हो गए हैं और वहाँ पर जो है वो एक त्रिकोण बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार अरुण साहू को वहाँ से टिकट दिया है। इसके आगे आप बढ़िए तो एक सीट जो घाटशिला की है वो भी हॉट सीट होगी, क्योंकि यहाँ पर मंत्री रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो है चंपाई सोरेन के बेटे जो हैं बाबूलाल सोरेन वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सूर्य सिंह बेसरा भी चुनाव लड़ रहे हैं घाटशिला से। पोटका की सीट भी हॉट सीट हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ रही हैं। संजीव सरदार जो कि अभी सिटिंग MLA हैं यहाँ के, उनको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी की सीट की अगर हम बात करें, जहां रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के वेटरन लीडर अजय कुमार के खिलाफ, ये चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है। अजय कुमार की हम बात करें तो सुपर कॉप रहे अपने समय के और उस समय उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन जमशेदपुर में जो है पूर्णिमा दास साहू ने भी पूरा जोर लगाया है। तो एक दिलचस्प मुकाबला आपको जमशेदपुर पूर्वी में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जमशेदपुर पश्चिमी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिमी में जो मुकाबला है वो मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मंत्री सरयू राय के बीच में है। इस मुकाबले पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है और कहिए कि हॉटेस्ट सीट भी अगर इसे कह दें तो ये गलत नहीं होगा। उसके आगे जो है सरायकेला की सीट की अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं। JMM ने जो है यहाँ से गणेश महली को चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पर चंपाई सोरेन पिछली बार JMM के टिकट पर थे, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। गणेश महली पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार JMM के उम्मीदवार हैं। तो दोनों ने अपना पाला बदला है। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जो है हम सरायकेला में भी कर रहे हैं। यहाँ पर JLKM के जो प्रत्याशी हैं प्रेम मार्डी, वो त्रिकोण बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। रांची की सीट है, यहाँ पर दो बड़े नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राज्यसभा सांसद महुआ माझी JMM से उतरी हैं। पिछली बार यहाँ पर हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा था, तो इस बार जो है दोनों तरफ से पूरा जोर लग रहा है। जहाँ CP सिंह चाहते हैं कि मार्जिन बढ़े, वही महुआ माझी चाहती हैं कि उस मार्जिन को पाटा जाए। कौन सफल होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। और सीटों पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी लौटेंगे आपके पास, मनीष राज भी जुड़े हुए। मनीष, इस बार 3 जो देवियां हैं, 3 बहुएं हैं, उनकी चर्चा हो रही है। पहले चरण में ही ये तीनों अपनी किस्मत आजमाएंगी। मीरा मुंडा हैं पोटका से, अर्जुन मुंडा की पत्नी, वो चुनावी मैदान में इस बार हैं। रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू पूर्णिमा दास इस बार चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा रश्मि प्रकाश चतरा से, वो चुनावी मैदान में है। ये जो 3 महिलाएं हैं, 3 बहुएं हैं, यहाँ पर कैसा मुकाबला दिख रहा है आपको? किस तरह की फाइट ये दे रही हैं? रघुवर दास के बहू जो हैं वहाँ जमशेदपुर से, तो पिछली बार चूंकि देखिए आसिया, पिछले बार जो चुनाव एनडीए गवर्नमेंट ने जो लड़ा था वो अकेले लड़ा था, JBM भी साथ में नहीं थे और तब सुरेश महतो की पार्टी आसू पार्टी भी साथ में नहीं था। तो ऐसे में निश्चित तौर पे वोट का बंटवारा हो गया था और इस बार एनडीए को विश्वास है कि वो वोट उनके झोली में होगा। साथ ही साथ चंपाई सोरेन जिस कोल्हान से आते हैं तो उस इलाके में भी चंपाई सोरेन के शामिल हो जाने से इसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी को मिलेगा, नहीं एडीए गठबंधन को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे, और जदयू, चूंकि जदयू को भी दिया गया है उस इलाके में वहां पर, तो निश्चित तौर पे एनडीए गवर्नमेंट माफ कीजिएगा, एनडीए इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है कि ऐसे में जब वोट बंटवारा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इनके लिए काफी इनके पाले में गेम हो सकता है। लेकिन चूंकि निर्दलीय भी काफी संख्या में चुनाव में है, तो ऐसे में थोड़ा जरूर मतदाताओं को लेकर के इस बात में उलझन है कि किनके वोट देने से कहां कौन जीत जाएगा या किनके नहीं, किनकी बढ़त हो जाएगी, तो ये एक उलझन होगी। दूसरी चीज, चतरा में भी वही चीज है, क्योंकि वहां पे टाइटल का इशू आया था तो उनको उठाया गया। तो निश्चित तौर पे सभी जगह अपने अपने से तरीके से सर पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि निर्दलीय की संख्या इस बार ज्यादा है प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टक्कर ज्यादा ये होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सीधे सीधे कोई कहीं निकल रहा, किसी के लिए आसान रास्ता हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा मैदान में है तो वोटरों के लिए भी एक कंफ्यूजन है। और देखिए आसिया, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, जातिगत समीकरण भी ज्यादा होता है, आसपास जिनसे कनेक्शन होता है, जिनसे जुड़ाव होता है, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके बाद। तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे नहीं कहा सकता है। दिलचस्प चुनाव इस बार जो होगा वो काफी दिलचस्प होगा। आसिया, चलिए, तो काफ़ी दिलचस्प इस बार का चुनाव है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश जी भी जुड़ चुके हैं धनबाद से। गंगेश जी, इस बार जो ये पहले चरण में 43 सीटें हैं, यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प दिख रहा है? चुनाव प्रचार को देखकर क्या लग रहा है? इस बार मतदाता क्या हर बार की तरह जागरूक हैं, साइलेंट हैं, वोकल हैं? क्या कुछ नजर आया? नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क हो और हम ये जान सकें कि इस बार का जो चुनाव है वहां पर मुद्दे कितने हावी हुए हैं, या फिर से जातिगत समीकरण यहां पर काम करेगा या फिर ध्रुवीकरण काम करेगा? क्या मतदाताओं के जहन में रहा इस बार का जो चुनाव प्रचार हुआ? कितना प्रत्याशियों के जो वादे हैं उन पर भरोसा किया है मतदाताओं ने? क्या वो वोकल हैं इस बार के मतदाता और खुलकर वो इस प्रक्रिया में वो हिस्सेदार बनेंगे, भागीदार बनेंगे, अपनी बातें वो रखते रहे हैं? क्या जनप्रतिनिधियों से वो सवाल करते रहे हैं, या चुपचाप तरीके से वो अपना वोट के जरिए वो जवाब देंगे? और उस जवाब के लिए प्रत्याशियों को भी इंतजार रहेगा 23 तारीख का। फिलहाल सभी ने अपनी अपनी क्षमता से पूरा जोर लगाया है और इस बार का बेहद दिलचस्प मुकाबला है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी। गंगेश जी, इस बार का जो चुनाव है, इन 43 सीटों पर क्या लग रहा है वोटर्स का मिजाज? क्या वो अपने अंदर उन तमाम मुद्दों को रखे हुए हैं और जाकर ईवीएम में वो मुद्दे उनके जहन में होंगे और उसमें वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? इस बार का चुनाव प्रचार कैसा रहा, क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, बड़ा दिलचस्प चुनाव प्रचार रहा है और कोई भी निश्चित पूर्वक नहीं कह सकता है कि जीत किधर जाएगी और जनता का मूड क्या है। बहुत दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि आमतौर पर लहर का पता चलता है, लेकिन ये इस बार का जो चुनाव कुछ इस तरह का रहा कि लहर बहुत स्पष्ट नहीं थी। किसकी तरफ जा रही है लहर, ये साफ दिख नहीं रहा था। वो चाहे गढ़वा हो, जपला हो, हाँ ये लोकल मुद्दे ज़रूर हावी थे। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि उससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो जीत की ओर कितनी दूर तक जाता है वो मामला, ये देखने वाली बात होगी। आप जपला चले जाएं, वहाँ कुछ नाराज़गी है थी कैंडिडेट को लेकर। आप गढ़वा चले जाएं, वहाँ पे जो मंत्री हैं उनको लेकर थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन अब क्या वो पाट दी गई लोगों के अंदर, क्या वो विरोध खत्म हो गया, ये देखने वाली बात है। चूँकि आप पूरी सीट पर हरदम नज़र बना कर रखना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये तय है कि कुछ जो एस्टैब्लिश नहीं
चलिए, शायद नेटवर्क इशू है गंगेश जी, आवाज़ नहीं आ पा रही है आपकी। चर्चा हम करेंगे और कोशिश करेंगे तकनीकी खामी जो है वो दूर हो। रंजन जी, चर्चा कर रहे थे हम हॉट सीटों पर। इस बार बहुत सारी हॉट सीटें हैं, कई महिलाएं हैं इस 43 विधानसभा सीटों में जो इस बार चुनावी दंगल में हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। तो इस बार जैसा गंगेश जी भी बता रहे थे कि लहर जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जनता का मिजाज पकड़ नहीं पा रहा है कोई भी कि क्या इस बार रहेगा, किस तरह का विधानसभा रहेगा, क्या इस बार क्लियर मैंडेट होगा। कई सारे सवाल सबके जहन में हैं। फिलहाल जो मुकाबला है कितना दिलचस्प इन 43 सीटों में है। कुछ सीटों पर हमने चर्चा की थी, बाकी सीटों का क्या हाल है? देखिए, अगर हम रांची में कहें तो महिला प्रत्याशी महुआ माझी यहाँ पर फाइट दे रही हैं बीजेपी से 6 बार विधायक रह चुके सीपी सिंह को। अब अगर आप और भी हॉट सीटों की बात करें तो एक ईचागढ़ की सीट है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये सीट इस बार एनडीए फोल्डर में आजसू को गया है और दूसरी तरफ सविता महतो जेएमएम के टिकट पर हैं और हरिलाल महतो जो है वो आजसू से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर अरविंद सिंह मतलब कि मलखान सिंह जो है एक त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जेएलकेएम भी पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। लातेहार की सीट है जहाँ मंत्री बैद्यनाथ राम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है उनके चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी प्रकाश राम एक बार फिर से सामने हैं। इस बार बीजेपी के टिकट से जो है प्रकाश राम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप देखिए तो पाकी की सीट भी एक हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के बिट्टू सिंह हैं उनका टिकट जो है वो कांग्रेस ने काट दिया था और लाल सूरज को यहाँ से कांग्रेस का टिकट दिया तो बिट्टू सिंह बागी बनकर खड़े हो गए और अब वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए की बात करें तो शशि भूषण मेहता हैं जो कि बीजेपी से हैं, उन्हें अपनी सीट बचाने की चुनौती है। मनिका की सीट भी एक इंटरेस्टिंग सीट है। कांग्रेस के रामचंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं और यहाँ पर बीजेपी ने हरे कृष्णा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष है मुनीश्वर उरांव वो खुद जो है कांग्रेस के बागी के रूप में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और वो त्रिकोण यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। डाल्टनगंज की सीट हमेशा से एक हॉट सीट रही है। यहाँ पर बीजेपी के आलोक चौरसिया के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। उनके सामने पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भी ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर और इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी पूरे दम के साथ जो है चुनावी मैदान में हैं। विश्रामपुर में कई कोणों में जो है मुकाबला खुल गया है। यहाँ पर रामचंद्र चंद्रवंशी को अपनी सीट बचाने की चुनौती है। छतरपुर में राधा कृष्ण किशोर जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन विश्रामपुर और छतरपुर में जो इंडिया का गठबंधन है वो दरक गया है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। इसके अलावा हॉट सीट में एक हुसैनाबाद की भी सीट है जहां कमलेश सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बीजेपी के टिकट पर। पहली बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आरजेडी की चुनौती है। संजय प्रसाद सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से भी जो है यहाँ पर शिवपूजन मेहता वो ताल ठोक रहे हैं। मायावती ने उनके लिए सभा की है, हालांकि कमलेश सिंह के लिए भी चिराग पासवान सभा करने आए और यहाँ पर जो बीजेपी के बागी हैं विनोद सिंह वो भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नल संजय भी मैदान में हैं। लेकिन जब हॉट सीट की हम बात करें तो गढ़वा की सीट भी एक हॉट सीट है जहां पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का मुकाबला जो है वो सत्येंद्र तिवारी के साथ है और ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो जो पूर्व विधायक है गिरिनाथ सिंह उन्होंने साइकिल की सवारी कर ली है और वो भी चुनावी मैदान में हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। कई सीटें हैं और बाकी सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, इंडी गठबंधन में कई सीटों पर सहमति नहीं बनी और उसमें फ्रेंडली फाइट हो रही है, ऐसे में क्या लगता है कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को चाहे वो राजद या कांग्रेस या राजद या जेएमएम हो तो उन्हें नुकसान हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा?
निश्चित तौर पर आसिया, चूंकि अब जबकि जो फाइटिंग हो रही है, फ्रेंडली फाइटिंग हो रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे मतदाताओं के लिए ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसके लिए किस ओर जाए। सबसे अधिक परेशानी इस बार के चुनाव में यही देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी इतने मैदान में हैं, खासकर निर्दलीय और जहां की बात आप करिए वहां भी, तो ऐसे में काफी मुश्किल है, चुनौती भरा है मतदाताओं के लिए। क्योंकि देखिए, हर पार्टी के कैडर वोटर होते हैं, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हर पार्टी अपने जो कैडर वोटर होते हैं वो उनको देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं जो ये तय करते हैं कि मेरा वोट किसको जाए, ताकि कौन जीत रहा है। जैसा कि गंजेश सर ने भी इस बात को कहा कि लहर जैसा कुछ नहीं है, कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी लहर है, कौन सीधे स्वीप कर जा रहा है, किसको ज्यादा बहुमत मिल जाएगी, कौन एकदम क्लियर, तो वो भी नहीं है। तो ऐसे में मतदाताओं के लिए, और जो आपकी जहाँ की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर ऐसे में सबसे बड़ी बात वही हो जाएगी, और इसका सीधा सीधा फायदा, चूंकि इंडी गठबंधन में ये बात हुई तो निश्चित तौर पे इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और चूंकि वहां पहले से ही आजसू और जेबीएम के एक साथ में है, तो निश्चित तौर पर, और इस बार जदयू भी है, और खास करके जो लोजपा आर को दिया गया है एक सीट, तो चूंकि लोजपा का भले ही संगठन यहाँ नहीं हो, लेकिन जिस जातीय समीकरण की बात वो करते हैं या जिस वर्ग की बात को करते हैं, राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका भी वोट एनडीए गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा। गंगेश जी, इस बार जो आमने सामने की फाइट दिखती थी, यूपीए उस वक्त था और एनडीए, अब एक तीसरा विकल्प भी झारखंड में नजर आ रहा है जेएलकेएम के रूप में। तो इस बार भले ही कोई लहर नहीं दिख रही, मतदाता बहुत वोकल नहीं हो, लेकिन क्या लगता है कि बहुत क्लियर मैंडेट ना मिलने पर जेएलकेएम की बड़ी भूमिका यहाँ पर हो सकती है? देखिए, जेएलकेएम अगर ठीक से चुनाव लड़े तो वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकती है। यहाँ पर जेएलकेएम के जो कैंडिडेट्स इधर जो गिरिडीह और आप कह सकते धनबाद के हैं, उनका प्रभाव बहुत है। और चूंकि कैंडिडेट्स कम अनुभवी हैं, इसलिए पता नहीं वो कितना अपने वोटर्स को बूथ तक ला पाएंगे, उनका अनुभव उनके आड़े ज़रूर आ सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो स्वतः स्फूर्त वोटिंग अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में होगी तो वो जेएलकेएम है। जेएलकेएम के कितने वोटर्स हैं ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हैं वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वो वोट डालने आएंगे ही आएंगे। उसके लिए कोई किसी को पोलिंग बूथ तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस या जो जेएमएम, उनके साथ ये बात नहीं है, क्योंकि तीनों ही पार्टी में बागी हैं। जो दो तरह के बागी हैं, एक तो वो जो चुनाव मैदान में उतर गए, एक दूसरे तरह के बागी हैं जो उदास हैं, जिनको लगता है कि उनके वोट देने नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वोटिंग परसेंटेज पर सबको नजर रखनी होगी। वोटिंग परसेंटेज कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, उससे रिजल्ट्स बहुत प्रभावित होंगे। बात हम ये कह रहे थे कि कोई लहर क्यों नहीं दिखती है। दरअसल लहर इसलिए नहीं दिखती है कि ना बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है, वो जो कुछ भी एक ये ज़रूर है कि इंटरनेशनल मुद्दा है, बटेंगे तो कटेंगे, वो एक इंटरनेशनल मुद्दा कहीं बांग्लादेश से होता हुआ आया है, तो वो एक मुद्दा बीजेपी यहाँ पर कैश करने की कोशिश कर रही है। लोकल कनेक्ट की कमी है। आप जब इस तरह के मुद्दे लाते हैं तो हो सकता है कि एक ध्रुवीकरण हो, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकल कनेक्ट कहाँ से लाएंगे? लोकल कनेक्ट के लिए जो पार्टी पिछले चुनाव में दिख रही थी वो जेएमएम थी, लेकिन जेएमएम के सामने मुश्किल ये है कि वो पिछले 5 साल में उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएं, वो बताने की बहुत स्थिति नहीं है। अच्छा, मैया सम्मान योजना जो फील्ड में रिपोर्टर्स भी लगातार कवर करते रहे, मैया सम्मान योजना को भुनाने की कोशिश की जा रही है इंडी गठबंधन की तरफ से, लगातार उसे लेकर मैया सम्मान यात्रा भी निकाली गई। तो लगता है कि ये एक मुद्दा बना है, ये लोगों के जहन में है, मतदाताओं के जहन में है। देखिए, मैया सम्मान योजना जो है वो एक फैक्टर हो सकता था अगर ये लंबे समय तक चलता। अभी 3 महीने का आज भी कुछ वोटर्स जो हमारी गाड़ी में चल रहे थे उनसे हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि 3 महीने का मिला है। महिला थी दोनों और ग्रामीण थी, उन्होंने बताया कि 3 महीने का मिला है, लेकिन उनके पास ग्रीवांस बहुत है। उनका कहना है कि अबुआ आवास में उनसे 20,000 रुपये या
कोई भी अमाउंट एक्स अमाउंट हम मान लें कि एक्स अमाउंट उनसे मांगा जा रहा है, तो सरकार के प्रति जो हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो साथ में है, और ये एक चैलेंज है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया तो तुरंत फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा तरीके से हावी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अंडर प्ले जेएमएम का जो चुनावी कैंपेन है थोड़ा अंडर प्ले है। आप देखेंगे कि उस चुनाव में बहुत एग्रेशन नहीं है, अंडर प्ले है। और जो बीजेपी है वो कोशिश ये कर रही है कि कांग्रेस उसके सामने रहे, बजाय इसके कि जेएमएम को वो टारगेट करे। तो वो भी एक स्थिति बनती है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं। मैं कल चंदन कियारी में था, वहाँ पीएम के भाषण में जेएमएम को लेकर कोई पीएम की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया। तो अब लोग बात कर रहे हैं कि वो जेएमएम को टारगेट क्यों नहीं कर रहे, वो कांग्रेस को ही क्यों सामने लाना चाहते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं और इससे चुनाव का माहौल बहुत बदला सा लगता है। सबसे अहम बात है कि अगर लहर नहीं होती है तो उन चुनाव परिणामों का कोई सही आकलन नहीं होता है, ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल हुआ क्या। और आप यही देखेंगे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं सभी कैंप्स की बात कर रहा हूँ, उन सभी कैंप्स में थोड़ी घबराहट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तो फिर इस बार का चुनाव कुछ अलग तो नजर आया। कई स्टार प्रचारक पहुंचे और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार पहुंचते रहे झारखंड और चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए करते रहे। अब दूसरे चरण के लिए भी इसी तरह चुनाव प्रचार होता रहेगा, स्टार पहुंचते रहेंगे। रंजन जी, सीटों पर हम चर्चा कर रहे थे। इस बार जो स्टार प्रचारक आए हैं या जितने भी स्टार प्रचारक किसी भी खेमे से आते रहे हों, वो कितना वोट को कन्वर्ट कर पाते हैं, कितना वोट पोलराइज कर पाते हैं? देखिए, जब स्टार प्रचारक आते हैं तो जो एक उनकी आभा होती है, जो एक उनका करिश्मा होता है, वो लोगों पर काम करता है। और ख़ास करके वैसे वोटर्स जो किसी दल के समर्थक होते हैं लेकिन आप मान लीजिए कि वो बहुत सक्रिय नहीं है या मोटिवेशन कम है, तो जब स्टार प्रचारक आते हैं तो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो बूथ तक जाएं और अपना वोट डालें। कई ऐसे वोटर्स होते हैं, एक अच्छी संख्या है इसकी, 5-10% के आसपास, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो कि तय नहीं कर पाए होते हैं कि वो वोट करें तो किसे करें। तो वो स्टार प्रचारकों को सुनते हैं और फिर उन्हें जो बेहतर लगता है फिर वो उसकी तरफ जाकर वोट करते हैं। तो स्टार प्रचारक यहाँ पर काम करते हैं। देखिए, जो कोर वोटर्स होते हैं उनको जो है पहले से ही पता होता है कि किसे वोट करना है, वो जिस पार्टी के भी कोर वोटर्स हों, तो उनके वोटों में तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं या वैसे वोटर्स जो किसी दल को समर्थन तो करते हैं लेकिन बहुत सक्रिय नहीं हैं या चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं, वो स्टार प्रचारकों के आने से जो है बिल्कुल डायनेमिक हो जाते हैं, उनके अंदर एक गतिशीलता आ जाती है और उसका फ़ायदा उस पार्टी को मिलता है। तो इस लिहाज से ही स्टार प्रचारक बुलाए जाते हैं और इसीलिए आपने देखा कि बीजेपी ने किस तरह से स्टार प्रचारकों को पूरी तरह से मैदान पर उतार दिया। और इसके अलावा जब स्टार प्रचारक आते हैं और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है, तो सामने जो उन्हें सुन रहा होता है उन्हें भी लगता है कि उनकी पार्टी सच में जीत रही है। और ऐसी परिस्थिति में फिर जब उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी जीत रही है तो हमारा भी काम है कि हम आगे जाकर वोट करें। और जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उन्हें भी लगता है कि ये पार्टी जीत रही है, जिसकी बातों में ज्यादा विश्वास दिखा तो वो जाकर उसे वोट कर देते हैं। इसलिए स्टार प्रचारकों की भूमिका चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ये चुनाव में ग्लैमर भी लेकर जो है वो आती है और इसमें आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को देखने के लिए जो है लोग लालायित रहते हैं। तो जब वो वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उनकी बातों का एक असर होता है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है जातीय समीकरण चुनावों पर बड़ा असर डालता है। तो जब किसी जाति के स्टार प्रचारक आते हैं तो उस जाति के वोट अगर दूसरी तरफ जा भी रहे हों तो उस स्टार प्रचारक को अपना आदर्श मानते हुए वो उनकी तरफ वोट कर देते हैं। तो स्टार प्रचारक के अपने फायदे हैं और ये फायदा सभी दल उठाना चाहती है। और निश्चित तौर पर अगर आप कहिए
तो चुनाव को रोचक बनाना और चुनाव को भव्य बनाना, व्यापक बनाना इन स्टार प्रचारकों का ही काम होता है। चलिए लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। मनीष राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार जब फील्ड में आप रहे हैं, वोटर जागरूक दिखे हैं क्या अपने अधिकार को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर? देखिए आसिया, वोट देना लोग जाना चाहते हैं और जाएंगे भी निश्चित तौर पे, क्योंकि अब तो कई अलग तरीके भी आ गए हैं। जैसे जो कर्मचारी हैं या जो पत्रकार हैं उनको भी मौका मिला है अलग तरीके से वोट देने का। पब्लिक जाग चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आसिया कि जो मुद्दे हैं, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे जुड़े जो मुद्दे हैं, खास करके झारखंड में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। और हम लोग पहले चरण में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, या फिर आपको कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की ही अगर आप बात कर ले, तो एक समय था कि यहाँ पर माइका व्यवसाय बहुत बड़ा उद्योग था, क्योंकि विश्व का एकमात्र जगह जहाँ पे माइका के माइंस है। इसके अलावा यहाँ पे क्रशर व्यवसाय भी है। लेकिन लगातार एपेथेटिक अप्रोच जो रहा सरकार का, वो फल फूल नहीं भरा नहीं। यहाँ पे पलायन काफी बड़ा है। गिरिडीह का भी कुछ इलाका है जहाँ पे पलायन काफी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो हम लोग जनता से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, आप मैया सम्मान की बात करते हैं, आप गोगो की बात करते हैं, ठीक है, आप देंगे, आप मेरे अकाउंट में आप पैसा डाल देंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो हमारा बेरोजगार का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं कोई इसे अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर रहा है। अगर हम एनडीए की बात करें, वो कहते हैं 5 लाख हम देंगे, कैसे देंगे ये बात नहीं, रोजगार की कैसे देंगे, उनके पास कोई नहीं है। अगर देते तो निश्चित तौर पर पहले भी उनकी सरकारें यहाँ रही है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा है। कसक कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में भी है। स्टूडेंट से भी हमारी बातचीत होती है तो वो भी कहते हैं कि जो एजुकेशन हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, बाहर पढ़ने को जाना पड़ता है। कोडरमा विधानसभा में आप देख ले, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ नहीं है। कई ऐसे एग्जामिनेशन है जिसका सेंटर तक यहाँ नहीं होता है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं क्या स्थिति है। ऐसे में गार्जियन को काफी परेशान होना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है उन्हें। चलिए, तो मुद्दे कई हैं और अगर मतदाता को ध्यान में रखकर अपने जनप्रतिनिधि का सही तरीके से चुनाव करेंगे। गंगेश जी, महिलाओं का जिक्र होता है, महिला की बात सभी पार्टियां करती हैं और जब वोट होता है, वोटिंग होती है, तो हम भी वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने सुबह से ही बूथों पर पहुंच जाती हैं। इस बार उत्साह दोनों तरफ से हो, महिलाओं और पुरुषों में, और ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण इलाकों में जो वोटर्स हैं वो ज्यादा पहुंचते हैं। शहरी वोटर्स को लेकर थोड़ी चिंता चुनाव आयोग की भी रही है, तो इस बार लगता है कि शहरी मतदाता भी जागरूक हैं और वो पहुंचेंगे बूथों तक। देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा मुद्दा छाया हुआ है। अगर मुद्दा अर्बन है, जो आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा कि शहरी वोटर्स में बड़ी संख्या बीजेपी के वोटर्स की है और शहरी वोटर्स में राष्ट्रवाद के मुद्दे खूब तेजी से हावी होते हैं। महंगाई या इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उतना तेजी से हावी नहीं होते। हाँ ठीक है, महंगाई एक मुद्दा है, मगर वो महंगाई मुद्दे पर सरकार पलट दे वो ज़माना मुझे नहीं लगता है कि अब है। इसलिए अब वो एक चिंता की बात शायद बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो शहरी मतदाता हैं उनकी नाराज़गी, उनकी उदासीनता है, वो वोट डालने ही नहीं जाते और वोट नहीं डालने से ही समीकरण बिगड़ता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। अगर अभी शहरी और ग्रामीण मिलाकर 60% ही वोट होता है तो आप समझ जाइए कि 40% लोग पीछे छूट जाते हैं। अगर ये 10% हो, 12% हो तो बात समझ में आती है और तब उसको हम कह सकते हैं कि लोगों के हिसाब से वहाँ वोटिंग भी। लेकिन अगर आप समझिए कि वो सिर्फ उतनी ही वोटिंग होती है 60%, 65%, तो 35% लोग पीछे छूट जाते हैं। इसलिए हमने कहा भी है और हम इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं कि इस तरह के लोग जो वोट बहिष्कार की धमकी देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं उनकी खबरें हम नहीं चलाएंगे। इसलिए कि लोकतंत्र में वोट देना अधिकार है आपका, वोट दीजिए, चाहे आप नोटा को दीजिए। तो ये हम डे 1 से क्लियर कर चुके हैं कि जो वोट बहिष्कार की खबरें होंगी वो हम नहीं चलाएंगे और हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, इस टेम्परामेंट को प्रमोट नहीं करेंगे कि आप वोट देने मत जाइए। आपको अगर नाराज़गी है बूथ पर जाइए और अपनी नाराज़गी व्यक्त कीजिए, नेताओं के सामने अपनी नाराज़गी व्यक्त कीजिए। तो जहाँ तक अर्बन वोटर्स की बात है वो बड़े साइलेंटली चुपचाप
चुपचाप निकल लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं और उसका नुकसान निश्चित रूप से बीजेपी को होता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से हटा दें तो इसका लोकतंत्र पर असर पड़ता है, इसका नुकसान लोकतंत्र को होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए वोट निश्चित रूप से डाला जाना चाहिए और शहरी वोटर्स किस बात से खुद को खुश महसूस करेंगे, क्योंकि शहरी वोटर्स में ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग होते हैं और मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सरकार क्या करती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और मिडिल क्लास के जो वोटर्स हैं उनके साथ दिक्कत ये है, हम अक्सर कहते हैं कि वो अक्सर बारिश में भीग जाते हैं, भूल जाते हैं, वो अक्सर ठंड में सिकुड़ जाते हैं, वो गर्मी में पसीना नहीं बहाना चाहते। तो ये तमाम तरह के मौसमी बीमारी उनके साथ है, तो वो है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो बातें शायद नहीं होंगी। चलिए, शुक्रिया गंगेश जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े थे। मनीष जी, मदन जी, आप दोनों का शुक्रिया। रंजन जी, चर्चा कर रहे थे हम सीटों पर, जो सीटें महत्वपूर्ण हैं और वाकई ये जो 43 सीटें हैं इनमें कई सीटें हैं जो हॉट सीट में अब तब्दील हो चुकी हैं। कुछ तो मंत्रियों की सीटें हैं, कुछ नए चेहरे जो बहुत प्रभावशाली हैं उनकी सीटें हैं। इसके अलावा क्या खास इन 43 सीटों में कौन सी सीट बेहद खास दिख रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक तो सरायकेला की सीट बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और साथ ही साथ जेएमएम की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो सरायकेला की सीट अगर आप इन 43 सीटों में देखें तो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखती हैं। मैं इसे हॉट नहीं कह रहा, सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि चंपाई सोरेन जो है वो जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक लंबा समय, पूरा जीवन उन्होंने जेएमएम में गुजारा और उसके बाद वो बीजेपी में गए। और इसीलिए आप देखिएगा कि अगर इस चुनाव के आप मुद्दों की बात करें तो जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ज़्यादा भावनात्मक मुद्दे जो हैं वो आपको हावी दिखेंगे। जैसे आप कोल्हान में जाइए तो जो बातचीत है वो आदिवासी सम्मान को लेकर है और वो दोनों तरफ से की जा रही है। चाहे आप जेएमएम की बात कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, वो भी आदिवासी सम्मान की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एनडीए फोल्डर जो है, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो भी जो है आदिवासी सम्मान की बात करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो आप कह सकते हैं कि मुद्दों में फोकस में रही, चूंकि मैया सम्मान योजना जो है वो चली, उसके काउंटर में गोगो दीदी योजना, राशि बढ़ना और फिर बढ़ना, सबका अपना अलग अलग तरीका की चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। तो महिलाओं पर भी जो है पूरा ध्यान जो है दोनों राजनीतिक ब्लॉक जो हैं वो दे रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि सहारा का पैसा भी अब इस एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। जमीन घोटाला जो है वो उठा है, मानव तस्करी, नक्सलवाद और इन सब के बीच जो प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन झारखंड में आकर दिया कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये मुद्दे जो हैं आप देखिएगा कि ज्यादा भावनात्मक मुद्दे जो है वो उठ रहे हैं। साथ में पेपर लीक का मुद्दा है, उसे उठाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से मुद्दे ज्यादातर वही उठे। आप देखिए, पलायन के मुद्दे सिर्फ बातों में आपको दिख जाएंगे, जो माइंस बंद हो चुके हैं उनके खुलने की बातें जो है वो बातचीत में ही दिख जाएगी। शिक्षा कहाँ है उसकी बातें आपको छिपी हुई दिखाई देंगी। तो जो वास्तविक मुद्दे हैं, पेयजल की समस्या की बात है, बातें तो होती है लेकिन क्या वोट उस पर पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये हमने देखा है कि अल्टीमेटली जो है जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं वो लोगों को ज्यादा अपील करते हैं और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो जातीय समीकरण आता है, फिर उसके आधार पर वोटिंग होती है। तो इस आधार पर तो जो वास्तविक मुद्दे होते हैं वो आपको छुपे हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम हॉट सीटों की बात कर रहे थे आसिया जी, तो देखिए गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सीट जो है हॉट सीट में है क्योंकि उनके सामने सत्येंद्र तिवारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिनाथ सिंह ने जो है त्रिकोण बना दिया है। इसके अलावा आप भवनाथपुर की सीट की बात कर लीजिए तो वो हॉट सीट हो गई है क्योंकि वहां से छोटे राजा जो हैं वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत प्रताप देव और भानु प्रताप शाही, जो कि पिछला 3 चुनाव जीत चुके हैं, जीत का
चौका लगाना चाहते हैं वो बीजेपी के टिकट पर हैं। बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है और कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता। बहुत ही कांटे का मुकाबला आपको भवनाथपुर में भी देखने को मिलेगा। तो ये हॉट सीट है। खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा काफी लंबे समय से विधायक है और इस बार लोकसभा में खूंटी में जेएमएम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो क्या होगा, ये भी एक सीट है। क्या नीलकंठ सिंह मुंडा एक बार फिर से अपनी सीट बचा लेंगे, रिटेन करेंगे, या जेएमएम वहां पर कुछ कमाल करेगा, ये भी देखने की बात है। तमाड़ की सीट पर राजा पीटर की जेडीयू कैंडिडेट के रूप में वापसी हुई है। उनके सामने विकास सिंह मुंडा हैं और यहां जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं दमयंती मुंडा। उन्होंने इसे त्रिकोण बना दिया है और एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा विकास मुंडा के भाई भी यहां पर झापा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हैं। प्रेमशाही मुंडा हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा तोरपा की सीट है जहां कोचे मुंडा के सामने जो है सीट बचाने की चुनौती है। खरसावां में दशरथ गगरई जो है एक और जीत अर्जित करना चाहते हैं और वहां पर सोनाराम बोदरा को जो है चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है। वो चंपाई सोरेन के नजदीकी रहे हैं और उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से सिमडेगा में जो है एक करीबी मुकाबला पिछली बार देखने को मिला था जब भूषण बाड़ा ने जो है सिर्फ 285 वोटों से जीत हासिल की थी बीजेपी के खिलाफ। श्रद्धानंद बेसरा बीजेपी के प्रत्याशी थे, इस बार भी वही हैं, लेकिन इस बार यहां झापा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आयरीन एक्का जो एनोस एक्का की बेटी हैं वो झापा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो यहां के चुनाव परिणाम पर भी हम सब की नजर होगी। इसके अलावा कोलेबिरा की सीट है, यहां पर नमन विकसल कोंगाड़ी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के प्रत्याशी सुजॉन जोजो भी हैं। लेकिन यहां पर जो एनोस एक्का के बेटे हैं संदेश एक्का, उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना रखा है। तो अगर आप देखें तो कई सीटें ऐसी हैं जैसे शुरू में लग रहा था कि आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन कई ऐसी सीटें निकल कर आ गई हैं जहां पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि लोहरदगा में मंत्री रामेश्वर उरांव जो है वो चुनावी मैदान में है और यहां ऐसा लगता है कि आमने सामने की लड़ाई होगी। यहां से आजसू प्रत्याशी नीरू शांति भगत हैं, यहां पर भी सुदेश महतो की पत्नी ने लगातार कैंप किया है, वो लगातार आजसू के लिए प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने रामेश्वर उरांव के लिए सभा की। अब ये जो चीजें की गई हैं पार्टियों के द्वारा, चाहे राहुल गांधी की सभा हो या आपको सुदेश महतो की पत्नी ने जो कैंप किया है, उसका कितना असर पड़ता है वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा विशनपुर की सीट भी एक हॉट सीट है। यहाँ पर चमरा लिंडा जो है वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये बागी हो गए थे और इन्होंने निर्दलीय जो है लोहरदगा लोकसभा से चुनाव लड़ा था गठबंधन के खिलाफ। तो यहाँ पर चमरा लिंडा और उनके सामने समीर उरांव हैं। इसी तरह से गुमला की सीट है जहां भूषण तिर्की हैं। पिछली बार भी मार्जिन यहाँ ज्यादा नहीं था, यहाँ बीजेपी ने पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को उतार दिया है। तो ये भी एक हॉट सीट है और सिसई की सीट भी जो है वो हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पर जो है जीगा सुसारन होरो जो है एक बार फिर से जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरुण उरांव को चुनावी मैदान में उतारा है। मांडर की सीट जो कि पहले से ट्रेडिशनली बंधु तिर्की की सीट रही है, मांडर की सीट पर शिल्पी नेहा तिर्की जो है अपनी दूसरी पारी खेलना चाहती हैं और यहाँ पर बीजेपी ने जो है सनी टोपनो को मैदान में उतारा है। तो दो युवा प्रत्याशियों के बीच जो है यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। चाईबासा में दीपक बिरुआ हैं और इनके सामने जो है गीता बालमुचू बीजेपी से प्रत्याशी हैं। दीपक बिरुआ मंत्री हैं, यहाँ उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन गीता बालमुचू भी पूरी मजबूती के साथ मुकाबला कर रही हैं। तो यहाँ के परिणाम पर भी लोगों की नजर रहेगी। मजगांव में निरल तिर्की के सामने सीट बचाने की चुनौती है। पिछली बार बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बड़कुंवर गगरई जो है उन्हें अच्छी चुनौती पेश करते हुए दिख रहे हैं। जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंकू जो कि कभी कोड़ा दंपत्ति के करीबी हुआ करते थे, वो
वो खुद गीता कोड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ का मुकाबला इसलिए दिलचस्प बन गया है। ये देखना है कि क्या जो कोड़ा दंपत्ति है या जो गीता कोड़ा है, जो राजनीतिक जमीन लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी खिसकी है, क्या उसे वो विधानसभा चुनाव में वापस हासिल कर लेंगी। दूसरी तरफ सोनाराम सिंह को जो है वो ये कह दिया है कि राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो जगन्नाथपुर में भी बन गया है। इसके अलावा मनोहरपुर में जोबा मांझी के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जगत मांझी, और वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट आजसू को एनडीए गठबंधन में गया है। बोईपोई यहां से उनके खिलाफ है। तो ये मुकाबला भी बहुत करीबी बताया जा रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उन पर भी हमारी नजर होगी, देखना है कि क्या होता है। और एक चक्रधरपुर की सीट है जहां पर सुखराम उरांव जो कि जेएमएम के विधायक हैं अभी, उनके सामने जो है समद जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन यहां पर जो दशरथ गगराई के भाई हैं विजय सिंह गगराई, वो बागी बनकर खड़े हैं। वो यहां पर त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 41 सीटें हैं जहां पर के मुकाबला जो है वो बहुत करीबी है, रोमांचक है। हर सीट के अपने समीकरण हैं, उसका एक अपना मायने है। वहां पर उस सीट की एक क्वालिटी रही है, किसी पार्टी का वर्चस्व रहा है, कहीं किसी व्यक्ति का वर्चस्व रहा है, कहीं उलटफेर की परंपरा रही है, कहीं विधायक रिपीट नहीं करते, कहीं एक ही विधायक कई टर्म से विधायक है और उस मुताबिक अब क्या जनता चुनती है। फिलहाल तो अब आखिरी जो हथियार है वो जनता के हाथ में है। अब 13 तारीख को न्यूज़ बाइस्कोप भी अपील करता है कि आप सभी अपने घरों से निकलें और पहले चरण के मतदान में शामिल हो और अपने जनप्रतिनिधि को चुने। शुक्रिया रंजन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही। कई सीटें बेहद हॉट है इस पहले चरण में, कहीं पर मुकाबला कांटे का है, आमने सामने की टक्कर है, तो कहीं बहुकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे, चुनाव के दिन भी, परिणाम के दिन भी। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।